अब बात करते हैं G20 बैठक की अध्यक्षता भारत कर रहा है। भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और ऐसे में भारत दुनिया को अपनी ओर निवेश बढ़ाने के लिए आकर्षित कर रहा है। G20 के मंच पर आर्थिक विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और कारोबार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत G20 में ग्लोबल साउथ के देशों के मुद्दों को भी उठाकर इस पूरे क्षेत्र का नेतृत्व हासिल करना चाहेगा। भारत ने 9 देशों के नेताओं को भी आमंत्रित किया है जो अभी तक इस समूह का हिस्सा नहीं है। इन विकासशील और अल्प विकसित देशों के हितों को G20 के एजेंडों में जगह दिलाकर भारत इन देशों के ग्लोबल लीडर के रूप में जाना भी जाएगा। तो बता दें कि G20 सम्मेलन का आगाज होने जा रहा है। दिग्गजों की अगर बात करें तो उनके आने का सिलसिला जारी है और दिल्ली की अगर बात करते हैं, राजधानी दिल्ली की बात करते हैं तो वहां पर जो है पूरी तरह से दिल्ली अब सज चुकी है और मेजबानी के लिए पूरी तरीके से यहां पर दिल्ली तैयार है। कितने बजे तक दिल्ली में पहुंचेंगे मेहमान, इस बात की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की बात करते हैं तो वो शाम 7 बजे पहुंचेंगे। चीन के पीएम ली कियांग शाम 7:45 पर पहुंचेंगे और चीन की तरफ से डेलीगेट्स आ रहा है। और यूएई राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन भी आएंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो 8:45 पर पहुंचेंगे और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो रात 9:15 पर दिल्ली पहुंचेंगे। तुर्की की अगर बात करते हैं, राष्ट्रपति एर्दोगन रात 10:15 पर पहुंचेंगे। इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी थोड़ी देर में पहुंचने वाली हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति की बात करें, सिरिल रामाफोसा 11:45 पर। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना 12:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगी और ब्रिटेन के पीएम ऋषि की बात करते हैं तो 1:40 पर दिल्ली पहुंचेंगे। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 2:15 पर पहुंचेंगे। तो दिग्गजों के आने का सिलसिला जारी है और भारत की भी पूरी तैयारी है। अगर बात करें दिल्ली पर सुरक्षा लिहाज के तो पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। ड्रोन से बाकायदा नजर रखी जा रही है और काफी तादाद में जवानों को तैनात किया गया है। और सबसे अहम यह है कि भारत पहली बार G20 समिट की मेजबानी कर रहा है। 9 से 10 सितंबर को देश की राजधानी दिल्ली में दुनिया के 20 ताकतवर देशों से शक्तिशाली नेता इकट्ठा होने जा रही हैं जो अर्थव्यवस्था समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। इन देशों की ग्लोबल इकोनॉमी की अगर बात करते तो 80% से ज्यादा की हिस्सेदारी है और इसके अलावा G20 देशों में दुनिया का कुल 85% प्रोडक्शन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में समूह देशों की हिस्सेदारी जो है वो 75% है। भारत के लिए ये जो G20 शिखर सम्मेलन है ये कई मायनों में अहम हो जाता है। रोजगार की अगर बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की अगर बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि इसमें बूम आने की पूरी संभावनाएं और खासतौर पर प्रॉपर्टी के लिहाज से बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, NCR की बात करते हैं, गुरुग्राम की बात करते हैं, ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी में बूम आ सकता है। और ऐसे में अगर आता है और पूरी संभावनाएं जिस तरीके से जताई जा रही हैं तो भारत के और भी नए आयाम यहाँ पर खुलने जा रहे हैं। और इसके अलावा G20 देशों में दुनिया का कुल 85% प्रोडक्शन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समूह देशों की हिस्सेदारी 75% है। जैसा कि मैं आपको बताया तो पहले तो ये कि पहली बार दुनिया मेजबान जो है भारत की संस्कृति से और भी ज्यादा रूबरू हो रही है, क्योंकि हर साल ये सम्मेलन होता है और अब तक कई बार ये सम्मेलन हो चुका है। 2008 से उसकी शुरुआत दरअसल हुई थी और ऐसे में 17 बार अभी तक ही हो चुका है। और सभी जब देश अलग में होता है तो उसमें उसकी संस्कृति झलकती है और अब जब भारत की बारी आई है तो भारत की तरफ से भी पूरी तैयारी है और ऐसे में जो है संस्कृति भी हमारी भारत की झलकती हुई नजर आएगी और विश्व गुरु बनने की ओर तो स्वागत के लिए किस किस को क्या जिम्मेदारी दी गई है ये भी हमने आपको बताया, ग्राफिक के माध्यम से लगातार बता रहे हैं। और इन विकासशील और अल्प विकसित देशों के हितों को लेकर G20 के एजेंडे में जगह दिलाकर भारत इन देशों के ग्लोबल लीडर के रूप में जाना जाएगा। तो चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, जैसे जुड़ते जाएंगे उनसे चर्चा करते जाएंगे। फिलहाल हमारे साथ अब जुड़े हैं अनुपम तिवारी जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है खबरफास्ट पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शाबाश। अनुपम जी, दुनिया भर के शक्तिशाली देशों के नेताओं की मेजबानी करने के लिए भारत तैयार है। क्या क्या फायदे होने जा रहे हैं G20 के लिहाज से अगर बात करते हैं, रक्षा के लिहाज से अगर बात करते हैं तो? सबसे बड़ा फायदा शाहबाज जी मानवता को होने जा रहा है, क्योंकि इस समय दुनिया की जो सिचुएशन है वहां पर मानवता को बैकफुट पे धकेला जा रहा है। कई सारे इश्यूज वर्ल्ड के सामने ऐसे हैं जहां पर ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज सबके सामने आ चुके हैं।
और चाहे आप रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें, चाहे आप चाइना के एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की बात करें, कई मोर्चों पर मानवता के ऊपर कुछ बड़े प्रहार होते हुए दिखाई दे रहे। तो भारत इन सब देशों को कैसे साधेगा जो कि एक दूसरे के सामने बिल्कुल बैठना नहीं चाहते हैं। आप अमेरिका वर्सेस रशिया की बात कर ले, आप अमेरिका वर्सेस चाइना की बात कर ले, और बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे कई सारे देशों के बीच में है। उन सबको एक टेबल पर लाना और उस टेबल की अध्यक्षता करना निश्चित रूप से विश्व पटल पर भारत के लिए एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। और इसी वजह से G20 की ये बैठक पिछले 17 सालों से इतर सबसे खास होने वाली है। अब जैसा कि आपने बात किया कि भारत को क्या फायदा होने लगा, आपने अपने प्रोग्राम में अभी दिखाया है कि इसमें से इन्वेस्टमेंट के कई सारे चांसेस पैदा होंगे। निश्चित रूप से भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, दुनिया के तमाम विकसित और विकासशील देश भारत में आ चुके हैं या आ रहे हैं, तो उनको भी लगेगा कि भारत के मार्फत निवेश के माध्यम से कुछ पैसे कमाए जाए, कुछ स्ट्रेटेजिक दांव ऐसे खेले जाएं जिससे कि भारत को अपने पक्ष में लिया जा सके। देखिए इस समय बहुत सारे इश्यूज विश्व में ऐसे हैं जहां पर भारत अमेरिका के भी खिलाफ दिखाई देता है। जैसे कि आप यूक्रेन युद्ध, रशिया यूक्रेन युद्ध का नाम का जिक्र देखिए, तो वहां पर अमेरिका ने कई बार भारत को चेताया इस बात के लिए कि आप रूस का समर्थन ना करें, रूस से व्यापार ना करें, लेकिन उसके बाद भी भारत रूस से व्यापार कर रहा है और अमेरिका के साथ भी व्यापार कर रहा है। तो ये भारत की ही एक मैं कहूंगा कि इच्छा शक्ति है कि भारत दो अपोजिट पोल्स के साथ व्यापार कर लेता है, और भारत इस समय G20 के इस मंच का उपयोग उसी व्यापार को बढ़ाने में कर सकता है। रक्षा के लिहाज से देखा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में निर्यात करना चाहती, भारत के साथ जुड़ना चाहती हैं, अपने माल को भारत में सप्लाई करना चाहती हैं, लेकिन भारत इस समय अलग सोच रखता है। भारत इस समय अपने खुद के रक्षा सामानों के प्रोडक्शन की ओर ध्यान दे रहा है, आत्मनिर्भर भारत की ओर ध्यान दे रहा है, और उसके लिए विश्व में बाजार भी ढूंढ रहा है। चाहे तेजस एयरक्राफ्ट की बात कर ले, या इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम की बात कर ले, या ड्रोन टेक्नोलॉजीज की बात कर ले, भारत यहां पर एक बड़ा लीडर बन के उभरा है। तो एक बड़ा मार्केट भारत को मिल सकता है G20 के माध्यम से, और कई देश भारत के साथ जुड़ सकते हैं व्यापार के लिहाज से, और विशेषकर रक्षा सौदों के व्यापार के लिहाज से। तो शिखर सम्मेलन की मेजबानी दुनिया में भारत के लिए बढ़ते रुतबे की निशानी है, ये कहना तो गलत नहीं होगा। और खासतौर पर अहम ये भी जाता है अनुपम, इस पर भी मैं चाहूंगा कि चर्चा की जाए कि चाइना की अगर बात करते हैं तो चाइना के क्या हाव भाव इस बार रहने वाले हैं, क्योंकि अध्यक्षता जो है इस बार भारत कर रहा है। और जैसा कि हमने देखा है, खबरें भी सामने चल रही, अक्साई चीन को लेकर कहा जा रहा था कि भाई G20 में कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। और जिस तरीके से सारे अगर देशों की बात करें, दिग्गज एक मंच पर, एक टेबल पर एकत्रित होंगे, तो ऐसे में चीन को कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि भाई दबाव ना डाला जाए, या फिर क्या उम्मीद आज चीन से की जा सकती है? देखिए शाहबाज जी, अगर हकीकत के धरातल पर देखें तो चीन से फिलहाल कोई उम्मीद नहीं करी जा सकती है, क्योंकि चीन से अगर उम्मीद की थोड़ी सी भी आशंका थी तो वो तब होती जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद यहाँ पर आते। राष्ट्रपति शी जिनपिंग का यहाँ पर ना आना यह साफ दर्शा रहा है कि चीन कठिन सवालों के जवाब देने से बचना चाहता है। चीन अमेरिका समेत वो सारे पश्चिमी जो ताकतें हैं जो कि चीन को कई मोर्चों पर कटघरे में खड़ा कर रही हैं, जिनके लिए चीन एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन चुका है, जिनके लिए चीन एक परेशानी का सबब बन चुका है, उन सब के सामने चीन के राष्ट्रपति जवाब नहीं देना चाहते। इसी वजह से वो इस मीटिंग से एब्सेंट है। वो अपनी जगह पर उन्होंने प्रीमियर को भेजा हुआ, ली कियांग को भेजा हुआ है। ली कियांग मुझे नहीं लगता है कि इतना स्पष्ट मत रखते होंगे कि वो शी जिनपिंग के विचारों को इस सभा में बता पाएंगे। तो चीन की भूमिका इस बार सिर्फ और सिर्फ एक तरह से आप ये समझिए, सिर्फ वो अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे कि ठीक है G20 के हम मेंबर हैं तो हम हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई खास कुछ बड़ा नहीं होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, मनन द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार है। सर बहुत स्वागत है खबरफास्ट पे आपका। मनन जी, G20 की मेजबानी भारत करने जा रहा है, क्या कुछ उम्मीद है आज, और कितने तैयार हैं हम? मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इसे एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह ना देखें, और इसको हम देखें कि भारत को बहुत बड़ी लीडरशिप और नेतृत्व का मौका मिला है, जिसने उसे भलीभूती इम्प्लीमेंट किया है पिछले 1 वर्ष में। और अगर हम देखें तो जो G20 के जो ग्रुप्स थे वो 12 ग्रुप्स थे, और तीसरा ग्रुप डिजास्टर मैनेजमेंट रेजिलियंस करके जो ग्रुप है वो भारत ने अपने इनोवेशन और अपनी स्मार्ट थिंकिंग से इंक्लूड किया है। तो ऐसे कई काम किए और करीब 200 मीटिंग्स हो चुकी हैं 30 स्टेट्स में और 60 शहरों में, 60 शहरों में। तो जो स्केल है, जो अपस्केलिंग की गई है, जो मॉडर्नाइजेशन किया गया है, और ग्लोबलाइजेशन और डेवलपमेंट के एजेंडा को
जिस तरीके से ये सामने रखा गया है वो अपने आप में एक नॉवल और इनोवेटिव अप्रोच है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो दिल्ली सरकार है, मोदी जी है, वो बड़े ही कॉन्ग्रेचुलेशंस के लायक है। उसमें कहने वाली बात यह है कि डेवलपमेंट का एजेंडा कहीं ना कहीं सारे विदेशों, सारे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे पिट रहा था, क्योंकि अगर हम देखें तो भू राजनीति और जियो इकोनॉमिक्स, ये दो चीजें हर वक्त सामने आकर आ जाती हैं और इंटरनेशनल एजेंडा को डोमिनेट करती हैं। और डेवलपमेंट के एजेंडा को, क्लाइमेट चेंज के एजेंडा को बड़े ही प्रखर रूप से भारत ने विश्व के रजत पटल के सामने रखा है। और एक बात मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि पहले भी 1983 में चौक ग्रुप की गैदरिंग हुई थी, कॉमनवेल्थ ग्रुप की गैदरिंग हुई थी इंडिया में, पर उस समय विश्व की राजनीति थी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स डिफरेंट टाइप की थी। और वहां पर ऐसा हुआ करता था कि भारत के बारे में लोग कहते थे कि भारत बेकार के गुट के साथ है, यानी कि भारत कम्युनिस्ट ग्रुप के साथ है, वामपंथी ग्रुप के साथ है और रशिया के साथ है। परंतु अभी हम देखेंगे हम किसी भी ग्रुप के साथ नहीं है, हमारी न्यूट्रलिटी है पूरी तरीके से। और बड़ा ही हमारे जयशंकर जी जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर, और मोदी जी और दिल्ली डिनोमिनेशन MEA का नाम मैं यहां पर लेना चाहूंगा। ये लोग बड़ी अच्छे तरीके से रशिया और अमेरिका के बीच में टाइट रोप वॉकिंग कर रहे हैं। और यही टाइट रोप वॉकिंग G20 में भी पिछले साल भर से देखी गई है। तो मुझे लग रहा है कि भारत एक राष्ट्र की तरह एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है और इसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं G20 जैसी समिट्स में सामने आया है, मेरा यही कहना है। ठीक है, अनुपम जी आपके और रोकना चाहूंगा, जिस तरीके से मनन द्विवेदी जी ने सरकार का जिक्र भी यहाँ पर किया, एक सरकार की उपलब्धि तो है, साथ ही साथ एक ये भी है कि भारत ने कभी भी एक साथ इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की मेजबानी नहीं की है। ये इस लिहाज से कितना भी अहम हो जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल शाहबाज जी ये है कि सन 2000 में 28 साल बाद अमेरिका का कोई राष्ट्रपति भारत आया था, और उसके बाद से 2000 के बाद से अमेरिका का ऐसा कोई राष्ट्रपति नहीं हुआ है जो कि भारत ना आया। तो पिछले जो एक हमारे लिगेसी रही है, जो एक हमारा एक पैटर्न रहा है विश्व पॉलिटिक्स के ऊपर, वो अब फलीभूत होने लगा है। अब दुनिया को भी लगने लगा है कि भारत को किनारे करके आप दुनिया का कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। तो आज जब इतने बड़े बड़े नेता, इतने बड़े बड़े दिग्गज जब भारत राजधानी में इकट्ठा हो रहे हैं, तो ये साफ दर्शा रहा है कि भारत का कद विश्व में काफी बढ़ चुका है और भारत उस कद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझता है। भारत अपने कद के हिसाब से दुनिया को नई नई सीख देने का काम करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। एक छोटा सा एग्जांपल है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद ISA के ऊपर काम हुआ और ISA में आज 116 मेंबर्स शामिल हो चुके हैं और भारत की इच्छा यह है कि ISA को उन सारे देशों तक पहुंचाया जाए जो कि यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं। तो ये चीज दर्शाती है कि भारत को ज्यादातर विश्व में अब स्वीकार किया जा रहा है। जैसा द्विवेदी जी ने कहा अभी कि एक जमाना था कि भारत को बेकार गुट का मेंबर समझा जाता था, भारत को वामपंथी खेमे का समझा जाता था। आज वैसी सिचुएशन नहीं है। भारत ने अपने ऊपर लगे हुए जितने भी ऑब्जेक्टिव, जितने भी एडजेक्टिव्स थे, उन सबको निकाल फेंका है। भारत अब नई सदी का भारत है और नई सदी में भारत विश्व को लीड करने जा रहा है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि 21वीं शताब्दी एशिया की होने वाली है और एशिया की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है चाइना, और चाइना खुद कटघरे में खड़ा हुआ है। तो चाइना के बाद भारत की तरफ पूरी दुनिया निगाह जमा के बैठी है और दुनिया को लगता है कि दुनिया की तमाम समस्याओं का निजात भारत के अंदर से निकल सकता है, क्योंकि भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, भारत के अंदर एक बेहतरीन लोकतंत्र है, एक पारदर्शी चुनावी शैली है हमारी, सबका रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर सरकार में। तो ये चीज भारत को अलहदा बनाती है और भारत किसी चीज को भुना सकता है और यही चीज भारत को विश्व में, जैसा आपने कहा था, विश्व गुरु की भूमिका तक भी ले जा सकती है। चलिए ठीक है, आप दोनों से दरखास्त चाहूंगा कि आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। यहाँ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, चर्चा का सिलसिला लगातार खबरफास्ट पर जारी रहेगा।